नमस्कार, मैं नेहा सिंह। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना न्यू चैप्टर कृषि, चैप्टर 4 ज्योग्राफी, इंग्लिश में एग्रीकल्चर। इस चैप्टर में आपको भारत में संबंधित किस प्रकार की खेती की जाती है, कितने तरीके से की जाती है, उनका नाम क्या है और कौन कौन सी फसलें जो मुख्य हैं और कौन से भागों में उगाई जाती हैं, इस बारे में हम जानेंगे। एक कृषि के उद्देश्य से अगर हम देखें, कृषि के दृष्टिकोण से अगर हम देखें, तो हमारा देश बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसका सबसे पहला ऑक्यूपेशन या पहला जो व्यवसाय है वो कृषि से ही संबंधित है। इसकी लगभग 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में ही संलग्न रहती है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। ये हमने क्लास 8th में पढ़ा था कि 3 तरीके की क्रियाएं होती हैं मार्केट में। पहली होती है प्राथमिक, प्राइमरी, फिर होती है सेकेंडरी या मैन्युफैक्चरिंग, औद्योगिक, या फिर होती है तीसरी टर्शरी, या फिर जो सर्विस सेंटर होते हैं, सर्विस सेक्टर होते हैं वो। तो कृषि किस तरीके की क्रिया में आती है? प्राथमिक क्रिया। हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। खाद्यान्नों के अतिरिक्त यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। मतलब हमारे लिए जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, वो भी कहीं ना कहीं कृषि से आता है। इसके उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे चाय, कॉफ़ी, मसाले इत्यादि, और इन्हें निर्यात भी किया जाता है। अगर मान लीजिए हम कच्चा माल का उदाहरण देखना चाहें तो कॉटन कच्चा माल है। उससे बनने वाला या जो रुई है, कपास है, वो कच्चा माल है, और उससे बनने वाले कपड़े जो कि मैन्युफैक्चरिंग या उत्पादित क्षेत्रों में, औद्योगिक क्षेत्रों में आते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, कृषि के प्रकार। कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। पिछले हजारों वर्षों के दौरान भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, सामाजिक, सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधियों में भी परिवर्तन हुआ है। मतलब पुराने समय में हम जिन उपकरणों का उपयोग करते थे या जिन टूल्स को यूज़ करते थे, उनमें भी चेंजेस हुए हैं, उनकी टेक्नोलॉजी में भी चेंजेस हुए हैं, और अब हम बहुत सारे नए नए तरीके के उपकरण यूज़ करते हैं। जीवन निर्वाह खेती से लेकर वाणिज्य खेती तक कृषि के अनेक प्रकार होते हैं, जो निम्नलिखित हैं विभिन्न भागों में, और कृषि तंत्र अपनाए जाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहला, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। सबसे पहला, इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। मतलब बहुत इतने सालों के बाद भी, अगर हम आज़ादी के बाद से देखें तो इतने सालों के बाद भी आज भी हम प्रारंभिक जीविका निर्वाह, ये इस शब्द से समझ सकते हैं। प्रारंभिक मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से, जीविका जिससे सिर्फ हमारी जीविका चल सके, और निर्वाह हम उसमें अपनी जीविका में निर्वाह जो भी ज़रूरी, बिल्कुल ज़रूरी बेसिक सामान है, जैसे अपने भोजन को पूरा करना, डेली के खाने को, जो रोज़मर्रा का जो खाना है उसको पूरा करना, सिर्फ इतना ही हम उत्पादन कर सकते हैं। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, दाव, खुदाई करने वाली छड़ी, परिवार समुदाय श्रम की मदद से किए जाते हैं। मतलब इसमें किसी भी प्रकार का कोई यंत्र, टूल, मशीनरी, ट्रैक्टर, थ्रेशर, ऐसा कोई भी मशीनरी या टूल यूज़ नहीं किया जाता है, बल्कि पुराने टाइम पे यूज़ होने वाले जो चीज़ें होती थी, जैसे फावड़ा, दाव, लकड़ी के हल, उन्हीं से आज भी काम किया जाता है। प्रायः मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करते हैं। मतलब ये आज भी मानसून, मतलब पानी के लिए ये रेनी सीज़न का या बारिश के समय का इंतज़ार करते हैं। मृदा की प्राकृतिक उर्वरता, आज भी जो सॉइल की, मिट्टी की खुद की उर्वरता है, उसी पे फोकस करते हैं। ये अलग से फर्टिलाइज़र्स या जो भी उर्वरक हैं वो नहीं डाले जाते हैं, और पर्यावरणीय परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। मतलब टोटली हम जिनको बोलते हैं ना ऑर्गेनिक फार्मिंग, उस तरीके से ये जो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि है की जाती है।
अब हम देखते हैं दूसरा, यह कर्तन दहन प्रणाली, मतलब यहाँ पर एक नाम आ रहा है, ये आपको ऐसे ही याद करना है बेटा, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कर्तन दहन प्रणाली मतलब स्लैश एंड बर्न। कर्तन मतलब काटना, दहन मतलब जलाना। तो किसान किसी ज़मीन के टुकड़े को साफ करके उन पे परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाता है। जब मृदा की उर्वरकता कम हो जाती है तो किसान किसी दूसरी भूमि के टुकड़े पर स्थानांतरित हो जाते हैं। कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ कर लेते हैं। मतलब जैसे जैसे इनको भूमि के टुकड़े की आवश्यकता पड़ती है, ज़्यादातर ये जो पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी जो इलाके होते हैं, उनमें ये ऐसे जो ये कर्तन और दहन प्रणाली है या स्लैश एंड बर्न है, ये वहाँ पर उपयोग किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ जगह ज़्यादा है, ज़मीनें हैं, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जंगल हैं, तो उनको काटा जाता है और उनके एक पैच को, एक छोटे से लैंड के एरिया को वो पहले क्लियर कर लेते हैं, फिर वो उसमें अपनी खेती करते हैं। जब उनको लगता है कि सॉइल की फर्टिलिटी कम हो गई है, तब वो दूसरे जो पीस ऑफ लैंड है उसको साफ़ करते हैं, उसके पेड़ों को कट करते हैं और फिर से वहाँ पर अपनी खेती की शुरुआत करते हैं। चूँकि किसान उर्वरक तथा अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं करते, इसलिए इस प्रकार की कृषि की उत्पादकता कम होती है। देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि को विभिन्न नामों से जाना जाता है। तो अगर हम बात करें तो ये इस तरीके की जो खेती होती है, कर्तन और दहन प्रणाली की स्लैश या बर्न, इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है और इनकी उत्पादकता कम होती है। सबसे बड़ी बात, कौन सी ऐसी खेती है, किस प्रकार की खेती में उत्पादकता सबसे कम होती है? तो कर्तन और दहन प्रणाली या फिर जो प्रारंभिक जीवन निर्वाह प्रणाली है, इनमें सबसे कम उत्पादन होने की संभावना होती है। अब इनको किन नामों से जाना जाता है? तो उत्तर पूर्वी राज्यों में यहाँ पे उदाहरण दिए हैं, असम, मेघालय, मिजोरम या नागालैंड में इन्हें झूम खेती के नाम से जाना जाता है। मणिपुर में इसे पामलू और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार समूह में इसे दीपा नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो उत्तर पूर्वी मतलब जो भी हमारे 7 सिस्टर्स के जो हैं, उधर के जो मेन राज्य हैं जैसे असम, मेघालय, मिजोरम, यहाँ नागालैंड, यहाँ पे इन्हें झूम खेती के नाम से, मणिपुर में पामलू, छत्तीसगढ़ और बस्तर जिले में इन्हें दीपा नाम से जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये कभी भी जो आपके MCQ क्वेश्चंस हैं उनमें ज़्यादातर झूम खेती के बारे में पूछ लेते हैं कि ये किस राज्य में या इस राज्य में स्लैश एंड बर्न या कर्तन या दहन प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है। झूम, इसके बारे में एक छोटा सा आपको यहाँ पे देखिए पैराग्राफ भी दिया है कि कर्तन दहन प्रणाली स्लैश एंड बर्न कृषि मैक्सिको, मध्य अमेरिका में मिल्पा, वेनेजुएला में कोनुकू, ब्राज़ील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसोले, इंडोनेशिया में लदांग, ये सारे नाम दिए गए हैं कि इन नामों से, हालांकि ये इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। जो हमें लर्न करने हैं वो हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं उनके बारे में। और एक इम्पॉर्टेंट है बेबर या दहिया, जो मध्य प्रदेश में, मतलब जहाँ से क्वेश्चंस आज तक बने हैं हम उनकी बात कर रहे हैं कि इनसे क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं और आप एक बार पढ़ सकते हैं तो शायद आपको थोड़े बहुत सारे याद रहेंगे। चलिए, तो सबसे पहला हमारा क्या था? प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। किसान वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण इस तरीके की खेती में आने के लिए मजबूर है। उसके पास और कोई काम नहीं है और कोई एम्प्लॉयमेंट का तरीका नहीं है, इसलिए मजबूरी में वो इस तरीके की जीविका निर्वाह की खेती करने के लिए मजबूर है। आते हम अपने नेक्स्ट तरीके के जो खेती है उस पर। दूसरे प्रकार की खेती है, इसका नाम है गहन जीविका कृषि। गहन जीविका बेटा, गहन मतलब इंटेंस फार्मिंग। इंटेंस मतलब एक ही पीस ऑफ लैंड पे, छोटे से जो हमारा खेत है उस पे ही हम बहुत गहन खेती करते हैं। मतलब बहुत उर्वरक, बहुत सारे केमिकल, पेस्टिसाइड्स, है ना, फर्टिलाइज़र, सबको यूज़ करके हम बहुत ज़्यादा जो उत्पादन है वो करने की कोशिश करते हैं। ये उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ भूमि पर जनसंख्या का सब दबाव अधिक होता है। ठीक है, जैसे जीवन निर्वाह वाली जो हमने थी वो हमने देखा कि वो ज़्यादातर ऐसी ही जगहों पर होती है जहाँ लैंड है ना, अवेलेबल है। वो एक टुकड़े को ना करने के बाद उसकी उर्वरता कम होती है तो दूसरे पे चले जाते हैं।
लेकिन इस तरीके की गहन जीविका कहाँ पर है, जहाँ पर जनसंख्या का दबाव ज़्यादा है। तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि कौन सा ऐसा राज्य है हमारे भारत में जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर क्या ये गहन जीविका कृषि हो सकती है या नहीं। यह श्रम गहन खेती है जहां अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा के रासायनिक निवेशों सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। मतलब जितना ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र और जो ये बीज हैं HYV बीज हैं ये सारे वहाँ पर यूज़ किए जाएंगे। फिर भू स्वामित्व के विरासत में अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार भी छोटा होता जा रहा है। देखिए ये तो समझने वाली बात है, मान लेते हैं कि ये एक खेत है और ये किसी एक आदमी का खेत है, ठीक है। अब उसके 2 बेटे हुए तो इसका 2 भाग हो गया, उन 2 बेटों के भी 2-2 बेटे हुए या बच्चे हुए तो उनका भी 2 भाग हो गया। तो इस तरीके से दिन पे दिन जो विरासत में जो ये अधिकार मिलता है लैंड का, या पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो हम खेतों को अपनी जनरेशन्स को पास करते जा रहे हैं, इस वजह से भी हमारे जो खेतों के आकार हैं वो छोटे होते जा रहे हैं। इस वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण इस तरीके की खेती की जाती है। तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्य का मतलब होता है बेटा कॉमर्शियल। ओके, कॉमर्शियल मतलब जब हम कोशिश करते हैं कि हम ऐसी खेती करें जिससे हम प्रॉफिट ज़्यादा कमा सकें। एक बड़े खेतों में या बड़ी जगहों पर ज़्यादा से ज़्यादा जो केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं और सिंचाई व्यवस्था है उसका प्रयोग करके। तो चलिए पढ़ते हैं। इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण होते हैं कि ये अधिक पैदावार देने वाले बीजों, जिनको हम HYV सीड्स, आपने पढ़ा होगा HYV सीड्स, इनका उपयोग करते हैं। रासायनिक उर्वरकों, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, कीटनाशकों, पेस्टिसाइड्स, इनका उपयोग करते हैं और कोशिश करते हैं कि उच्च से उच्च पैदावार, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो, जिससे कि उनका जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाए। वाणिज्यिक कृषि का स्तर प्रदेशों में अलग अलग है, हर जगह एक जैसी खेती या एक जैसा वाणिज्य स्तर नहीं है। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल की वाणिज्यिक खेती की जाती है, परंतु उड़ीसा में ये एक जीविका की फसल है। मतलब अगर हम राइस को ही देख लें, चावल को देख लें, तो हरियाणा और पंजाब में ये क्या किया जा रहा है, ये वाणिज्यिक कॉमर्शियल बेसिस पे किया जा रहा है। बहुत सारे HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार करने की कोशिश की जा रही है। जबकि उड़ीसा में चावल पैदा करना सिर्फ और सिर्फ जीविका चलाने के लिए किया जाता है। रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है। रोपण मतलब होता है बेटा प्लांटेशन, जैसे गन्नों का है ना, ईख या गन्ना या शुगर केन, तो प्लांटेशन करना, खेतों में जब बनाना लगाए जाते हैं, केले के पेड़ लगाए जाते हैं, तो वो भी रोपण कृषि में आता है। तो ज़्यादातर रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एक ही फसल बोई जाती है और रोपण कृषि उद्योग कृषि के बीच एक अंतरापृष्ठ है। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है, व्यापक क्षेत्र बहुत बड़े पीस ऑफ लैंड में की जाती है। अत्यधिक पूंजी, श्रमिक की सहायता ली जाती। सही बात है, अगर आपको कॉमर्शियल, अगर आपको इंडस्ट्री के लिए लगाना है तो आप छोटे से खेत में लगाकर तो उससे प्रॉफिट होगा नहीं, ठीक है। तो कॉमर्शियल मतलब या रोपण जो है उसमें क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े खेतों में एक ही फसल को लगाते हैं, तो उसमें बहुत सारा लेबर, बहुत सारा पानी, बहुत सारे बीज, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। इससे प्राप्त सारा उत्पादन कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि चीनी के लिए, अगर हमें चीनी की इंडस्ट्री में चीनी चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रोपण कृषि के द्वारा पहले हमें शुगर केन या जो गन्ना है वो उगाना पड़ेगा। ओके, अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, क्या क्या आता है इसमें। तो इसमें अगर हम भारत की बात करें तो भारत में चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। इससे भी बेटा क्वेश्चन बनता है MCQ में कि इनमें से कौन सी फसलें रोपण में आती हैं भारत में या नहीं आती हैं। तो आप देख लें, चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला, ये सारी महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। असम और उत्तरी बंगाल ये लगभग एक जैसा ही, एक तरफ का ही एरिया है। तो आसाम जो यहाँ पर है और उत्तरी बंगाल, चाय वहाँ पर क्या मिलती है, चाय हम सब जानते हैं कि बंगाल की चाय जो है, आसाम की चाय जो है वो बहुत प्रसिद्ध है भारत में।
कर्नाटक की कॉफ़ी, ये मुख्य रोपण फसलें होती हैं और इनका जो मेन मोटिव होता है इनको लगाने का, इनको पैदावार करने का, उसका होता है उत्पादन की बिक्री के लिए। मेन कितना आप कॉफ़ी और चाय तो यूज़ ज़्यादा नहीं कर सकते ना, तो इनके लिए ज़्यादा बड़े बड़े खेतों में लगाने का मतलब क्या है कि या आपने मूवीज़ में या गानों में देखा होगा कि कैसे बड़े बड़े बागानों में जो चाय की पत्ती है उसके पेड़ लगे होते हैं। तो इनका मुख्य उद्देश्य जो है वो उत्पादन की बिक्री होता है, जिसकी वजह से ज़्यादा जो पैसे हैं वो कमाए जा सकें, इसीलिए हम इसे व्यापार या वाणिज्यिक फसलें कहते हैं। इसके लिए इसके विकास में परिवहन, ट्रांसपोर्ट, संचार, कम्युनिकेशन के साधन भी उद्योग और बाज़ार में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। तो ये हैं हमारे 3 जो फसलें हैं। और अब आता है शस्य प्रारूप। शस्य प्रारूप मतलब हमारी फसलों को कितने रूपों में बांटा गया है, जिनको मैं आपको सिर्फ सीज़न बता दूं, फिर हम इसके बारे में आगे बात करेंगे अगले वीडियो में। शस्य प्रारूप मतलब हमारे जो भारत की फसलें उनको कितने मुख्य भागों में बांटा गया है, तो उनको बांटा गया है रबी, खरीफ और जायद नाम की फसलों में। रबी, खरीफ या जायद। चलिए फिर यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और आगे के वीडियो में हम शस्य प्रारूप से शुरुआत करेंगे और आगे के पेजेस पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, हेल्प हुई हो आपकी, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।